नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज शर्मा में। और आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं बेस्ट मेथड ऑफ टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की और इस टेस्ट सीरीज में आपको मैं लगातार क्वेश्चंस, लगातार इसके छोटे छोटे पॉइंट्स, इसके क्विक रिवीजन के साथ में हर चैप्टर वाइज लेकर के आऊंगा। ये आपको एक एक चैप्टर का नोटिफिकेशन, एक एक चैप्टर की डिटेल, एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इसलिए आप पूरे चैनल पर बने रहिए और जाग जाइए, क्योंकि अब नंबर ऑफ वैकेंसीज पीजीटी की, टीजीटी की आने वाली हैं। जल्द ही आपके सामने नोटिफिकेशंस होंगे। जैसे राजस्थान पीजीटी का फॉर्म निकल चुका है, उसी तरीके से यूपी पीजीटी भी आएगा, झारखंड पीजीटी भी आएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं और लाइव क्लासेस के लिए मेरा नंबर है 9473702711। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो हमारा चैनल है इससे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैनल पर बने रहेंगे तो आपको एक एक टॉपिक से हम रूबरू कराते रहेंगे। तो ये सबसे पहले हमने मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट टॉपिक लिया हुआ है। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ये क्विक रिवीजन है। अगर इसी क्विक रिवीजन में आप अपने साथ बने, अपने साथ इन वीडियोस को रखेंगे, तो मान के चलिए कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ये बूस्टिंग कैप्सूल का काम करेंगे। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एनटीपी। तो एनटीपी और एसटीपी पे जो हमारे पास में गैसियस मॉलिक्यूल्स है, उनका नंबर अगर 22.4 लीटर है और अगर इसी नंबर को 22,400 ml भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। मींस 1 मोल इज इक्वलेंट टू एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू आपको भी पता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन होगा। 12 ग्राम कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स होंगे। ऐसे ही कोई भी चीज अगर आपके पास में 1 मोल है, जैसे CO2 गैस भी 1 मोल है, तो CO2 गैस के मॉलिक्यूल भी 1 मोल होंगे। तो ये चीजें आप अपने पास रख सकते हैं, बहुत ही ट्रिकी हैं। आपको ऐसी ऐसी ट्रिक भी सिखाऊंगा जो एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, और 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब एटम्स आपके 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको एवोगैड्रो नंबर की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, एवोगैड्रो नंबर इज डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी बट द डायमेंशंस ऑफ द एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज मोल इनवर्स, या हम लोग इसे म्यू इनवर्स से भी जानते हैं। तो ये सब चीजें अगर आपको ध्यान है तो आप ये मान के चलिए अपने एग्जामिनेशंस में बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। जैसे एक बर्जीलियस नंबर भी होता है, ये नंबर कितना होता है? 2.69 इंटू 10⁻23 होता है। इट इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ द गैस एट एनटीपी। ये 1 लीटर गैस में, जबकि एवोगैड्रो नंबर 22.4 लीटर में है। इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ 1 लीटर, वहां 22.4 लीटर है। इसी तरीके से लॉस्मिट नंबर भी होता है, और लॉस्मिट नंबर जो होता है वो 2.69 इंटू 10⁻19 होता है। इसका मतलब इट इज द नंबर ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml। अब आप चले जाइए, सबसे पहले हमने 22.4 लीटर लिया, 22.4 लीटर, फिर हमने कितना लिया? 1 लीटर ले लिया, और फिर हमने ले लिया 1 ml। इस तरीके से हमने क्या काम किया है, आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस चीज का कि भाई यहां पर हम 3 तरीके के नंबर पढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी आपके पास मेथड है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास हो जाता है। तो मास क्या हो गया? मास हो गया हमारा ये किसी भी एटम का मास, और उसका मोलर मास गिवन होगा। जैसे कार्बन का मास मान लीजिए 12 ग्राम दिया है, तो मोलर मास भी 12 होता है, डिवाइड कर दीजिए 1 मोल तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन लीटर में चलते हैं, तो वॉल्यूम दिया हो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए और ये चीज आ जाएगी। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ मोल्स अपने आप बन जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी फार्मूले में आपके सामने रख रहा हूं। इन फार्मूले की मदद से देखिए, नंबर ऑफ द मिलीमोल्स बनाने बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, वो कंफ्यूजन मिटा रहा हूं आपका। नंबर ऑफ द मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई करिए, मिलीमोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। मान लीजिए कोई कहता है आपके पास में 1 मोल है, अब 1 मोल को आप मिली मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब 1000 मिली मोल हो गया। इसका मीनिंग सिर्फ हमारे सामने यही आया कि हमने यहां 1 मोल रख दिया, मल्टीप्लाई। अगर 5 मोल होता तो 5000 मिली मोल हो जाता। सिंपल सा है। तो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल भी कितने होंगे, यानी कि मोल में कितना हुआ भाई? 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता है। अब
इसको, इस वैल्यू को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके मॉलिक्यूल निकल आएंगे। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कार्बन के जो है 12 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 12 ग्राम में कितना हुआ, 1 मोल हो गया। तो यहां 1 मोल रख दीजिए, मॉलिक्यूल आपके सामने आ जाएंगे, कार्बन के एटम आपके सामने आ जाएंगे। अगर CO2 मॉलिक्यूल की बात करें तो 44 ग्राम हो गया, और 44 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 44 ग्राम में भी इतनी तो वैल्यू आएगी, इससे कम ज्यादा तो नहीं आएगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम लोग आगे एक एक पॉइंट डिस्कशन जो आपसे कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए और एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर आप इन चीजों का अगर ध्यान रखें तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। जैसे कि यहां एक मैंने हाइड्रोजन H2 लिया, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं भाई, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, भाई 10 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 मॉलिक्यूल में आपके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे निकल के। जैसे अब मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आपका मैंने लिया हुआ है हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन में सिंपल सी बात यह है कि हाइड्रोजन यहां पर कितना है, एक मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन एटम में एक, तो 2 में कितने हुए, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया। ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितने, एक ऑक्सीजन में 8 है, 2 में कितने, 16 हो जाएंगे, ये हो गया। तो ये सब चीजें बड़ा सिंपल वे में मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो इनको देखिए जरूर। और परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए इट इज द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में निकालना है तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज की यहां पर बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग बात कर ले, देखिए मैंने यहां पर एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया है, और ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप ऐसे मान के चलिए कि मैं 1 मोल यहां रख दूं तो आपको एटम्स पता लग जाएंगे, मैं 1 मोल रख दूं तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, अगर एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, वॉल्यूम है तो 22.4 लीटर आ जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपसे ये मान के चले कि यहां पर हमने आपको पूरी एक टेबल रिप्रेजेंट की है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने एक मॉडिफिकेशन किया। अब यहां पर एक एक एग्जाम्पल से भी मैं बात आपसे करना चाहता हूं कि एक एक एग्जाम्पल को लेकर के हमारी क्या बात होगी, वो भी चीज मैं आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पूरी इस वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक एक चीज का ये पता लगता रहेगा कि भाई हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने रखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रखे, ये चीजें आपकी जानकारी में यहाँ पर आ जाएंगी। तो अब इसके बाद हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, इंपेरिकल फार्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, क्या बताता है इंपेरिकल फार्मूला? इंपेरिकल फार्मूला गिव्स, यहां लिखे दे रहा हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स in a molecule। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, वो हमें इंपेरिकल फार्मूला बताता है। तो इंपेरिकल फार्मूला जो हमें बताएगा वो ये कंडीशंस हमें लागू करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि सपोज कर लेते हैं CH4 हुआ, तो यहां पर इंपेरिकल फार्मूला यही होगा CH4, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो यही आता है। अगर मान लीजिए हमने C2H4 ले लिया तो C2H4 में क्या होगा, CH2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि CH2 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं C2H2 ले लेता हूं तो यहां पर आएगा आपका CH आ जाएगा। इसी तरीके से मैं सपोज कर लेता हूं यहां C2H6 ले लेता हूं तो फिर यहां पर CH3 आ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, यहां पर इंपेरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो में चल रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो में है, और इट इज ऑलवेज होल नंबर। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एटम्स जो होते हैं एलिमेंट, इसमें एटम्स और एटम्स ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो होल नंबर में होते हैं। तो यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन होल नंबर इन ए मॉलिक्यूल ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको। अब इंपेरिकल फार्मूला का अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला बनता क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है। तो पहले मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देता हूं यहां पर कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो भी आप जान लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो समझिएगा, अब इसके बाद में क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो यहां फार्मूला लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला
इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला का होल एन, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि इसे हमने लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला और यहां पर होल एन। अब यहां एन से भी कन्वर्जन दे सकते हैं, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन आ जाएगा आपका इंपेरिकल फार्मूला। बहुत ही इजी तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। अब मान लीजिए हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपकी नॉलेज में आ जाए। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चल लेते हैं कि भाई नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, इस पेज पर भी हम पहुंचते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इट इज द रिलेटिव मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन कंपेयर्ड विद, या यानी इसका कंपैरिजन किया जाए विद द कार्बन एटम इज टेकन एज 12 AMU, उसको ले लिया जाए। तो इन चीज़ों का भी आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात कर रहा हूं यहां पर। तो मैं आपको यहां बता देना चाह रहा हूं कि वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास तो आप इजीली जानते हैं, मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू फार्मूला ही बता रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फार्मूला भी आपको अच्छे से पता है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ ए सर्टेन गैस और मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन एट एनटीपी भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसे लिखा जाता है। वेपर डेंसिटी जब हम निकालते हैं तो डेंसिटी इन ग्राम इंटू 11.2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये सब फार्मूले में, लेकिन यहां पर अभी यही फार्मूला यूज होगा, तो इसलिए मैंने इस फार्मूले को यहां पर लिख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले में है, आप इसको ध्यान रखिएगा, यही कैलकुलेशन में इसको यूज किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, देखिए इसमें क्या है, मोल कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल 3-4 चैप्टर को मर्ज करते हुए बनेंगी। जैसे आपने आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ी है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन आपको क्या बताती है, ये बताती है पीवी इज इक्वल टू होता है आपका एनआरटी। ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये आपको अच्छे से पता है। यहां पर हम लोग पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एनआरटी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लिख सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एन का मतलब डब्ल्यू हो गया, यहां पर आरटी हो गया, और यहां पर मोलर मास इनटू वॉल्यूम हो गया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ P क्या है, ये P यहाँ पर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। एक बात यहाँ पर W क्या है, W जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ ए सब्सटेंस जो भी ले रखा है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी 0.0821, ये वैल्यू इसकी रहती है। और इस वैल्यू में आप अगर जैसे अगर चाहें तो यूनिट में भी देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर पर लीटर पर मोल हो सकती है। इसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू हम लोग, हालांकि वो वैल्यू यहाँ पर नहीं रखते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ये वैल्यू भी होती है। तो ये वैल्यूज अगर आपको याद रहेंगी, आप इनको नोटिस कर लेंगे कहीं पर, है ना, इनको नोट करके आप अपने पास रखेंगे तो ये वैल्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगी एग्जामिनेशन में। जो आप अगर वैल्यूज पता रहती हैं तो सबसे बड़ा हमें फायदा ये रहता है कि हमें अपना टाइम वेस्टेज नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर केल्विन में यूज किया जाएगा, ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हमेशा ही आप लोग केल्विन में यूज करिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आर पे मैंने एक वीडियोस ही बना रखी है कि आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की कब कौन सी वैल्यू यूज होती है, उसको आप वहां से ला सकते हैं। इसी तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन के बाद आपने जनरल गैस इक्वेशन का भी नाम सुना होगा, जनरल गैस इक्वेशन का भी नाम सुना होगा। इन जनरल गैस इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू हो जाता है आपका P2 V2 अपॉन T2, ये चीज भी आपने नोटिस की होगी। तो इसको फार्मूले को भी ध्यान रखिएगा। अब ग्राहम्स लॉ का पूरा फार्मूला मैं एक साथ लिख सकता हूं यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो यहां हम लोग लिख देते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, वो चीज आप ध्यान रखिएगा। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बन जाएगा इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स में N1 अपॉन T1 इज इक्वल टू N2 अपॉन T2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन को भी लिख सकते हैं, X1 अपॉन T1
इजी अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर x2 अपॉन T2 इज इक्वल टू वही अपना सिंपल सा फार्मूला अंडर रूट M2 अपॉन आपका M1। ये मैंने एक साथ लिख दिया है। यहाँ पर R रेट ऑफ डिफ्यूजन है, V क्या है वॉल्यूम ऑफ द गैस है, N क्या नंबर ऑफ मोल्स है, X क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है डिस्टेंस के टर्म में, T क्या है टाइम है और M मोलर मास है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, मान लीजिए टाइम कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख देता हूँ इफ टाइम कैसा है, अगर टाइम हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ पर आपका R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन V2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा N1 अपॉन N2 हो जाएगा, और यहाँ पर x1 अपॉन x2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर रूट, मैंने सब टाइम कांस्टेंट कर दिया तो हटा दिया है, फार्मूले को सिंप्लीफाई कर दिया है, यहाँ पर m2 अपॉन m1 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम लोग v और n और x भी कांस्टेंट कर लेते हैं तो यानी कि इफ मैं लिख देता हूँ इफ v n x इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका T2 अपॉन T1, यहाँ पर हो जाएगा आपका M2 अपॉन M1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये आप बिल्कुल इस मान के चलिएगा कि इन फार्मूले की मदद से आप बहुत कुछ कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस में आ जाएंगे, जैसे ये मैंने फार्मूले आपको बता रखे हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे चल लेते हैं, और आगे मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पर कि हम लोग किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करूँगा। इन चीज़ों में रिलेशन में भी आपको, जैसे कि मैं मोलैरिटी बताऊँ, फॉर्मेलिटी बताऊँ, नॉर्मेलिटी बताऊँ, यानी कि हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन क्या रहेगा। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन एक्सप्रेशन ये मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके सामने कि सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन हमें क्या लिखना है। जैसे सॉल्यूशन में दो चीज़ें आती हैं, एक सॉल्यूशन तो वर्ड आपने पढ़ा ही होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाता है आपका यहाँ पर सॉल्यूट हो जाता है, और सॉल्यूट में हम लोग क्या मिला देते हैं, सॉल्वेंट मिला देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसमें जैसे बहुत सारे टर्म हैं, एक टर्म का नाम होगा आपका, एक टर्म होगा यहाँ पर जिसे हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी, बड़ा फेमस टर्म है मोलैरिटी, एक टर्म है ना, कैपिटल M से इसे आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा टर्म है आपके सामने मोलैलिटी टर्म है, मोलैलिटी टर्म है, इसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और तीसरा टर्म हो जाता है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हो जाता है, और मोल फ्रैक्शन जो होता है उसे हम लोग चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इन बातों में कि हम आपको ये भी बताएंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ भी आपकी नॉलेज में डालेंगे। लेकिन आप इस वीडियो की कंटिन्यूटी के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा, मैं आपको इससे आगे भी ले चलूँगा। तब तक आप इसको देखिए, रिवाइज करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए, आपको पीजीटी का फुल सॉल्यूशन मिलता रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे, और आपकी तैयारी के लिए लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9473702711। ये मेरा कांटेक्ट नंबर, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो फिर आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर्स जरूर मिल जाएगा। तो आप इसको देखिए, एंजॉय करिए और स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, और सिलेक्शन की पूरी तैयारी के लिए आप लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।